चैप्टर 27। अगली सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैथ्यू के साथ मेरे दिन अब तक 2 श्रेणियों में से एक में आ गए हैं। या तो वह दिन को आगे बढ़ाता रहा, मुझे सुरक्षित रखता रहा और सुनिश्चित करता रहा कि कोई भी चीज़ उसकी सावधानीपूर्वक की गई व्यवस्था को बिगाड़ न सके, या दिन बिना किसी कारण के बीत गया। कुछ समय पहले तक मेरे दिन में क्या होता था, ये सावधानीपूर्वक तैयार की गई सूचियों और कार्यक्रमों द्वारा निर्धारित किया जाता था। आज मैं कार्यभार संभालने जा रहा था। आज मैथ्यू मुझे एक पिशाच के रूप में अपने जीवन में आने देने वाला था। दुर्भाग्यवश मेरे निर्णय से वह दिन बर्बाद हो गया जो एक अद्भुत दिन होने का वादा कर रहा था। इसकी शुरुआत सुबह सुबह मैथ्यू की शारीरिक निकटता से हुई, जिसने मेरे अंदर वही इच्छा का झटका भेजा जो कल आंगन में मुझे महसूस हुआ था। ये किसी भी अलार्म घड़ी से ज्यादा प्रभावी था। उसकी प्रतिक्रिया भी संतुष्टिदायक रूप से तत्काल थी और उसने उत्साह के साथ मुझे चूमा। मुझे लगा तुम कभी नहीं जागोगे, उसने चुंबनों के बीच में बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे डर था कि मुझे शहर के बैंड के लिए गांव भेजना पड़ेगा, और एकमात्र तुरही बजाने वाला जो रेवली बजाना जानता था, पिछले साल मर गया। अपने बगल में लेटे हुए उसने देखा कि उसने बेथनी से आई हुई एम्पुला नहीं पहनी हुई थी। तुम्हारा तीर्थयात्री बैज कहाँ गया? यह उसके लिए लाजरस के शूरवीरों के बारे में मुझे बताने का एकदम सही अवसर था, लेकिन उसने इसका फायदा नहीं उठाया। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा, मेरे बालों की एक लट को अपनी उंगली के चारों ओर लपेटकर और फिर उसे एक तरफ खींचकर मेरा ध्यान भटका दिया ताकि वह मेरे कान के पीछे के संवेदनशील मांस को चूम सके। मुझे बताओ, मैंने जोर देकर कहा, थोड़ा सा घबराते हुए। बाद में, उसने कहा, उसके होंठ उस स्थान पर चले गए जहां गर्दन कंधे से मिलती थी। मेरे शरीर ने तर्कसंगत बातचीत के किसी भी और प्रयास को विफल कर दिया। हम दोनों ने सहज रूप से व्यवहार किया, पतले कपटों की बाधाओं को छूते हुए और छोटे बदलावों को नोटिस करते हुए। एक कपकपी, एक रोंगटे खड़े हो जाना, एक नर्म कराह जो आने वाले अधिक आनंद का वादा करता था। जब मैं जिद करने लगी, नंगे शरीर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो मैथ्यू ने मुझे रोक दिया। जल्दी मत करो, हमारे पास समय है। पिशाच, मैं बस इतना ही कह पाई थी कि उसने अपने मुंह से मेरे शब्द रोक दिए। हम अभी भी बिस्तर के पर्दे के पीछे थे जब मार्थे कमरे में दाखिल हुई। उसने नाश्ते की ट्रे को एक औपचारिक खटखट के साथ मेज पर छोड़ दिया और एक स्कॉट के उत्साह के साथ कैबर को उछालते हुए आग पर 2 लकड़ियां फेंक दी। मैथ्यू ने बाहर झांककर कहा कि यह एक आदर्श सुबह है, और घोषित किया कि मैं भूखा हूँ। मार्थे ने ओसिटान की एक स्ट्रिंग बजाई और एक गीत गुनगुनाते हुए चली गई। उसने इस आधार पर अनुवाद करने से इनकार कर दिया कि गीत मेरे नाजुक कानों के लिए बहुत अश्लील थे। इस पल, चुपचाप मुझे खाते हुए देखने के बजाय, मैथ्यू ने शिकायत की कि वह ऊब गया है। उसने ऐसा अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ किया, उसकी उंगलियां उसकी जांघों पर बेचैन थीं। हम नाश्ते के बाद घूमने जाएंगे, मैंने वादा किया, कुछ अंडे मुंह में डाले और चाय की चुस्की ली। मेरा काम बाद में भी हो सकता है। सवारी करने से यह ठीक नहीं होगा, मैथ्यू ने कहा। चुंबन ने उसकी उदासी को दूर भगाने का काम किया। मेरे होंठ चोटिल हो गए थे, और मुझे अपने तंत्रिका तंत्र के आपसी संबंधों की बेहतर समझ तब मिली जब मैथ्यू ने आखिरकार स्वीकार किया कि अब घुड़सवारी करने का समय आ गया है। वो कपड़े बदलने के लिए नीचे चला गया जबकि मैं नहा रही थी। मार्थे ट्रे लेने के लिए ऊपर आई और मैंने अपने बालों को एक मोटी रस्सी में बांधते हुए उसे अपनी योजना बताई। महत्वपूर्ण बात सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह राकासा के सैडलबैग के लिए जॉर्जेस को सैंडविच का एक छोटा पैकेट और पानी की एक बोतल भेजने के लिए सहमत हो गई। उसके बाद, मैथ्यू को सूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह अपनी डेस्क पर बैठा हुआ गुनगुना रहा था, अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था और कभी-कभी अपने फ़ोन पर मैसेज देखने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। तुम यहाँ हो, उसने कहा। मैंने सोचा था कि मुझे तुम्हें पानी से बाहर निकालना होगा। मेरे अंदर इच्छा की लहर दौड़ गई और मेरे घुटने कमज़ोर पड़ गए। यह एहसास होने के बाद कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, उससे उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से मिट जाएगी, मेरी भावनाएं और भी बढ़ गईं।
कृपया इसे सही होने दें। मैंने अपने आप से फुसफुसाते हुए अपने हाथों को उसके कंधों पर टिका दिया। मैथ्यू ने अपना सिर मेरी छाती पर पीछे की ओर झुकाया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे चूमो, उसने आदेश दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान ली। हम दोनों के बीच सहजता देखकर मैं चकित रह गया। ये किताबों और फिल्मों से बिल्कुल अलग था, जहाँ प्यार को एक मुश्किल और मुश्किल काम बना दिया जाता था। मैथ्यू से प्यार करना तूफान में जाने से कहीं ज्यादा बंदरगाह में आने जैसा था। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। मैथ्यू खुशी से मुस्कुराया और अपना ध्यान वापस अपने कंप्यूटर पर लगाया, अपने विभिन्न प्रोग्राम बंद कर दिए। जब वह ऐसा कर रहा था, मैंने उसकी मसालेदार खुशबू का आनंद लिया और उसके सिर के वक्र के साथ उसके बालों को सहलाया। ये बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने मेरे हाथ पर झुकते हुए कहा। अब उसका दिन खराब करने का समय आ गया था। नीचे झुकते हुए मैंने अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। मुझे शिकार करने ले चलो। उसके शरीर की हर मांसपेशी अकड़ गई। यह कोई मजाक नहीं है, डायना, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी और हाथ वहीं रहे जहाँ वे थे। उसने मुझे झटकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। हालांकि मुझमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह भागने वाला नहीं था। आपको ये करने की ज़रूरत है, मैथ्यू। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, जिससे मेरे पास पीछे हटने और उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मैथ्यू आगे बढ़ा और उसका एक हाथ उस जगह पर चला गया जहां उसका बैथनी एम्पुला आराम करता था। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। पिशाच गर्म रक्त वाले प्राणियों का शिकार नहीं करते, डायना। ये भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। वह मुझसे झूठ बोल रहा था। हाँ, वे करते हैं, मैंने धीरे से कहा। तुम हैमिश के साथ शिकार करते हो, यह अलग बात है। मैं उसे सालों से जानता हूँ और मैं उसके साथ बिस्तर साझा नहीं करता। मैथ्यू की आवाज़ कर्कश थी और वह अपनी किताबों की अलमारियों को घूर रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अगर हैमिश तुम्हारे साथ शिकार कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, उसके कंधों की मांसपेशियां उभर आई थीं, उनकी रूपरेखा उसके स्वेटर के नीचे दिखाई दे रही थी। यसाबियो मुझे अपने साथ ले गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैथ्यू ने एक ही सांस खींची और उसके कंधे की मांसपेशियां फड़क उठीं। मैंने एक और कदम बढ़ाया। मत करो, उसने कठोरता से कहा। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो। खुद को याद दिलाते हुए कि आज वह प्रभारी नहीं था, मैंने अपने अगले कदम बहुत तेज गति से उठाए और सीधे उसके पीछे खड़ी हो गई। इस तरह वह मेरी गंध या मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ से बच नहीं सकता था, जो कि मापा और स्थिर था। मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वह कड़वाहट से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन मेरी माँ को बहुत कुछ जवाब देना है। उसने सदियों से मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हें शिकार पर ले जाना अक्षम्य है। यसाबियो ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वापस महल में आने की जरूरत है। तुम्हें ये विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए था, वह मेरी ओर मुड़ते हुए चिल्लाया। जब पिशाच शिकार करते हैं तो वे पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होते हैं। मेरी माँ पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता जब वो खून की गंध सूंघ लेती है। उसके लिए ये सब शिकार और भोजन के बारे में है। अगर हवा ने तुम्हारी गंध पकड़ ली होती, तो वह बिना किसी दूसरे विचार के तुम्हें भी खा लेती। मैथ्यू ने मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि मेरा एक पैर पूरी तरह से आग में था, इसलिए दूसरा भी आग में जा सकता था। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें बचा रही थी। उसे चिंता थी कि मैं दांव पर लगी बात को नहीं समझ पाया। तुम भी लुकास के लिए ऐसा ही करते। एक बार फिर चुप्पी गहरी और लंबी थी। उसे तुम्हें लुकास के बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं था। वह मेरा था, उसका नहीं। मैथ्यू की आवाज़ नर्म थी, लेकिन उसमें जितना जहर मैंने पहले कभी नहीं सुना था, उससे कहीं ज्यादा था।
उसकी नज़र नीचे रखे शेल्फ पर पड़ी। तुम्हारे और ब्लैंका के लिए, मैंने कहा, मेरी आवाज़ समान रूप से नर्म है। पिशाच की जीवन कथाएं केवल उन्हीं को बतानी होती हैं। हम भले ही अपराधी हों, आप और मैं, लेकिन मेरी माँ ने पिछले कुछ दिनों में खुद कुछ नियम तोड़े हैं। वो फिर से गायब बेथनी एम्पुला को लेने के लिए आगे बढ़ा। मैं उस छोटी सी दूरी को पार कर गया जो हमें अलग करती थी, चुपचाप और निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए, जैसे कि वह एक घबराया हुआ जानवर हो, ताकि वह किसी ऐसे तरीके से हमला न कर दे जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। जब मैं उससे 1 इंच से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, तो मैंने उसकी बाहों को पकड़ लिया। येसाबेऊ ने मुझे और भी बातें बताईं। हमने तुम्हारे पिता के बारे में बात की। उसने मुझे तुम्हारे सारे नाम बताए और जो तुम्हें पसंद नहीं है, और अपने नाम भी बताए। मैं वास्तव में उनका महत्व नहीं समझती, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो वह हर किसी को बताती है। और उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें कैसे बनाया। मेरे जादू के पानी को दूर भगाने के लिए उसने जो गाना गाया था, वही गाना उसने तुम्हें तब भी गाया था जब तुम पहली बार पिशाच बने थे। जब तुम खाना बंद नहीं कर सकते थे। मैथ्यू ने मुश्किल से मेरी आंखों से आंखें मिलाईं। वे दर्द और कमजोरी से भरी थीं, जिसे उसने अब तक सावधानी से छुपाया था। इसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। डायना, उसने कहा, मैं तुम्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा चाहता हूँ जिसे मैंने कभी जाना है। मैं तुम्हें शारीरिक रूप से चाहता हूँ, मैं तुम्हें भावनात्मक रूप से चाहता हूँ। अगर शिकार करते समय मेरी एकाग्रता एक पल के लिए भी बदल जाती है, तो हिरन की गंध तुम्हारी गंध से भ्रमित हो सकती है, और किसी जानवर का शिकार करने की मेरी प्रवृत्ति तुम्हें पाने की मेरी इच्छा से मिल सकती है। तुम तो पहले से ही मेरे पास हो। मैंने उसे अपने हाथों, अपनी आंखों, अपने दिमाग, अपने दिल से थामते हुए कहा। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हूँ। यह इस तरह से काम नहीं करता, उसने कहा। मैं कभी भी तुम्हें पूरी तरह से अपने अधिकार में नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा तुमसे ज्यादा चाहूंगा जो तुम दे सकती हो। तुमने इस पल मेरे बिस्तर पर ऐसा नहीं किया। उसकी हालिया फटकार की याद आते ही मेरे गाल लाल हो गए। मैं खुद को तुम्हें देने के लिए तैयार थी और तुमने मना कर दिया। मैंने मना नहीं किया, मैंने बाद में कहा। क्या तुम भी इसी तरह शिकार करते हो? लालच, देरी, फिर आत्मसमर्पण। वह कांप उठा। मुझे बस यही जवाब चाहिए था। मुझे दिखाओ, मैंने जोर देकर कहा। नहीं, मुझे दिखाओ। वह गुर्राया, लेकिन मैं अपनी जगह पर अड़ा रहा। यह आवाज़ धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। मुझे पता है तुम डरे हुए हो। मैं भी डरी हुई हूँ। उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था और मैंने अधीरता से आवाज़ निकाली। आखिरी बार, मैं तुमसे नहीं डरी हूँ। यह मेरी अपनी शक्ति है जो मुझे डराती है। तुमने जादू का पानी नहीं देखा, मैथ्यू। जब पानी मेरे भीतर चला गया, तो मैं हर किसी और हर चीज़ को नष्ट कर सकती थी और पश्चाताप की एक बूंद भी महसूस नहीं कर सकती थी। तुम इस कमरे में अकेले खतरनाक प्राणी नहीं हो, लेकिन हमें सीखना होगा कि हम जो भी हैं, उसके बावजूद एक दूसरे के साथ कैसे रहें। उसने कड़वाहट भरी हंसी दी। शायद इसीलिए पिशाचों और चुड़ैलों के एक साथ रहने के खिलाफ नियम हैं। शायद इन सीमाओं को पार करना बहुत मुश्किल है। तुम इस पर विश्वास नहीं करते। मैंने गुस्से से कहा, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने चेहरे पर रखा। ठंड के झटके ने मेरी हड्डियों में एक स्वादिष्ट एहसास पैदा कर दिया और मेरे दिल ने हमेशा की तरह स्वीकृति की धड़कन दी। हम एक दूसरे के लिए जो महसूस करते हैं वो गलत नहीं हो सकता। डायना, उसने सिर हिलाते हुए और अपनी उंगलियां हटाते हुए कहा। उसे और कसकर पकड़ते हुए मैंने हथेली को पलट दिया। उसकी जीवन रेखा लंबी और चिकनी थी और उसे ट्रेस करने के बाद मैंने अपनी उंगलियां उसकी नसों पर टिका दी। वे सफ़ेद त्वचा के नीचे काली दिख रही थीं और मैथ्यू मेरे स्पर्श से कांप उठा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन वो उतना क्रोधित नहीं था। ये गलत नहीं है, तुम्हें ये पता है। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैंने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में डाल दी और उसे सोचने का समय दिया, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम दुखी हो,
मैथ्यू ने आखिरकार कहा, बशर्ते तुम मेरे पास न आओ और राकासा की पीठ से नीचे न उतरो। अगर तुम्हें इस बात का जरा भी आभास हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ या तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तो इधर उधर घूमो और सीधे मार्थे के घर चले जाओ। निर्णय लेने के बाद मैथ्यू नीचे की ओर चला गया। हर बार जब उसे एहसास हुआ कि मैं पीछे रह गया हूँ तो वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। जैसे ही वह सैलून के दरवाजे से गुजरा, यसब्यू अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। चलो, उसने कसकर कहा, मेरी कोहनी पकड़ते हुए और मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाते हुए। जब हम रसोई में पहुंचे, तब तक यसब्यू हमसे कुछ ही फीट पीछे था, जहां मार्थे ठंडे खाद्य पदार्थों के भंडार के द्वार पर खड़ी थी। मैथ्यू और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे दोपहर के टेलीविजन पर नवीनतम नाटक देख रही हो। किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं थी कि कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि हम कब वापस आएंगे, मैथ्यू ने अपने कंधे पर से कहा। उसकी उंगलियां ढीली नहीं हुई और उसने मुझे क्षमाप्रार्थी चेहरे के साथ उसकी ओर झुकने और सॉरी शब्द बोलने के अलावा और कुछ करने का कोई मौका नहीं दिया। उसमें फालपेंस से भी अधिक साहस है, यसब्यू ने मार्थे से फुसफुसाकर कहा। मैथ्यू अचानक रुक गया, उसके होंठ अप्रिय ढंग से मुड़ गए। हाँ, माँ, डायना में हमारी, यानी आपकी और मेरी, अपेक्षा से कहीं अधिक साहस है। और यदि आप कभी भी इसका परीक्षण करेगी, तो ये हम दोनों को देखने का आखिरी अवसर होगा। समझी? बेशक, मैथ्यू, यसब्यू ने धीरे से कहा। यह उसकी पसंदीदा गैर प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया थी। अस्तबल के रास्ते में मैथ्यू ने मुझसे बात नहीं की। आधा दर्जन बार ऐसा लगा जैसे वह पीछे मुड़ेगा और हमें वापस महल की ओर ले जाएगा। अस्तबल के दरवाजे पर उसने मेरे कंधों को पकड़ लिया, मेरे चेहरे और शरीर पर डर के निशानों की तलाश की। मेरी ठुड्डी हवा में उठ गई। क्या हम चलें? मैंने मैदान की ओर इशारा किया। उसने झुंझलाहट भरी आवाज निकाली और जॉर्जेस को आवाज लगाई। बाल्थासार ने जवाब में चिल्लाया और मैंने उसकी ओर जो सेब फेंका था उसे पकड़ लिया। शुक्र है कि मुझे अपने जूते पहनने में किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि मुझे मैथ्यू से ज्यादा समय लगा। उसने ध्यान से देखा कि मैं बनियान के बंधन को कैसे ठीक कर रहा था और हेलमेट पर थोड़ी का पट्टा कैसे लगा रहा था। ये लो, उसने मुझे एक कटा हुआ कोड़ा थमाते हुए कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम फसल ले लो, डायना। मैंने उसे ले लिया और पहला अवसर मिलते ही उसे झाड़ियों में फेंक देने का संकल्प लिया। और अगर तुम जंगल में प्रवेश करते समय इसे एक तरफ फेंक दोगे, तो हम घर आ जाएंगे। क्या उसे वाकई लगता था कि मैं उस पर वार करूंगी? मैंने उसे अपने बूट में ठूंस लिया, हैंडल मेरे घुटने से फिसल गया और मैं मैदान में घुस गया। जब हम नजर आए तो घोड़े घबराकर भागे। यसब्यू की तरह दोनों को पता था कि कुछ गड़बड़ है। राकासा ने सेब लिया और उसे नीचे झुकाया और मैंने अपनी उंगलियां उसके शरीर पर फिराईं और उसे शांत करने के प्रयास में उससे धीरे से बात की। मैथ्यू ने डाहर की परवाह नहीं की। वह पूरी तरह से काम में लगा हुआ था, बिजली की गति से घोड़े की लगाम की जांच कर रहा था। जब मैंने काम पूरा कर लिया, मैथ्यू ने मुझे राकासा की पीठ पर फेंक दिया। उसके हाथ मेरी कमर के चारों ओर मजबूत थे, लेकिन उसने जरूरत से ज्यादा देर तक मुझे नहीं रोका। वह नहीं चाहता था कि मेरी खुशबू उस पर और लगे। जंगल में मैथ्यू ने ये सुनिश्चित किया कि फसल अभी भी मेरे बूट में है। घोड़ों को दौड़ाने के बाद उसने कहा, तुम्हारे दाहिने रकाब को छोटा करने की जरूरत है। वह चाहता था कि मेरी टैक रेसिंग ट्रिम में हो, ताकि अगर मुझे भागने की जरूरत पड़े तो मैं भाग जाऊं। मैंने रकासा को गुस्से से अंदर खींचा और रकाब के चमड़े को ठीक किया। अब परिचित मैदान मेरे सामने खुल गया और मैथ्यू ने हवा सूंघी। उसने राकासा की लगाम पकड़ी और मुझे रोक दिया। वह अभी भी गुस्से से काला था। वहाँ एक खरगोश है। मैथ्यू ने मैदान के पश्चिमी भाग की ओर सिर हिलाया। मैंने खरगोश पा लिया है, मैंने शांति से कहा। और मरमोट और बकरी और एक मादा हिरण भी। मैथ्यू ने कसम खाई। मैं संक्षिप्त और व्यापक था और सोचा कि हम यसब्यू के उत्सुक कानों की सीमा से बाहर थे। वाक्यांश कट टू द चेस है न। मैं अपनी माँ की तरह हिरन का शिकार नहीं करता, उसे डराकर मार डालता हूँ और उस पर झपट पड़ता हूँ।
मैं तुम्हारे लिए खरगोश या बकरी भी मार सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हिरन का पीछा नहीं करूँगा। मैथ्यू का जबड़ा रियल रुख अख्तियार किए हुए था। दिखावा बंद करो और मुझ पर भरोसा करो। मैंने अपने सैडल बैग की ओर इशारा किया। मैं इंतजार के लिए तैयार हूँ। उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैंने शांति से कहा, तुमने मुझे पिशाच होने के सभी सुखद पहलू दिखाए हैं। तुम ऐसी चीजों का स्वाद लेते हो जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम उन घटनाओं और लोगों को याद रखते हो जिनके बारे में मैं सिर्फ किताबों में पढ़ सकता हूँ। जब मैं अपना मन बदलता हूँ या तुम्हें चूमना चाहता हूँ तो तुम सूंघते हो। तुमने मुझे संवेदी संभावनाओं की एक ऐसी दुनिया में जगाया है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक क्षण के लिए रुका, यह उम्मीद करते हुए कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। साथ ही तुमने मुझे उल्टी करते, तुम्हारे गलीचे में आग लगाते और मेल में कुछ अप्रत्याशित मिलने पर पूरी तरह से पागल होते देखा है। तुम पानी के नलों को मिस कर गए, लेकिन वे सुंदर नहीं थे। बदले में मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे खुद को खाना खिलाते हुए देखने दो। यह एक बुनियादी बात है, मैथ्यू। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम मंडली को खुश कर सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं। क्या तुम मुझे आश्चर्यचकित करना कभी बंद नहीं करोगे? मैथ्यू ने सिर उठाया और दूर तक देखा। उसका ध्यान पहाड़ी की चोटी पर एक युवा स्लैग पर गया। हिरन घास काट रहा था और हवा हमारी ओर बह रही थी, इसलिए उसने अभी तक हमारी गंध नहीं पकड़ी थी। शुक्रिया, मैंने चुपचाप सांस ली। हिरन का इस तरह दिखना देवताओं की ओर से एक उपहार था। मैथ्यू की आंखें अपने शिकार पर टिकी थीं और क्रोध ने उसे अपने परिवेश के प्रति अलौकिक जागरूकता के लिए जगह बनाने के लिए छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखें पिशाच पर टिका दी, उन मामूली बदलावों पर नजर रखी जो संकेत देते थे कि वह क्या सोच रहा था या महसूस कर रहा था, लेकिन बहुत कम सुराग थे। जब राक्षस बेचैनी की तैयारी में तनाव में आ गया, तो मैंने उसे चेतावनी दी कि हिलने की हिम्मत मत करना। उसने अपने खुरों को धरती में गड़ा दिया और सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। मैथ्यू ने हवा के बदलाव को महसूस किया और राकासा की लगाम थाम ली। उसने धीरे धीरे दोनों घोड़ों को दाईं ओर घुमाया, उन्हें नीचे की ओर आने वाली हवाओं के रास्ते में रखते हुए। हिरन ने अपना सिर उठाया और पहाड़ी की ओर देखा, फिर घास को चुपचाप काटना शुरू कर दिया। मैथ्यू की आंखें इलाके पर घूम रही थीं, कुछ पल के लिए एक खरगोश पर टिकी और जब एक लोमड़ी ने अपना सिर एक छेद से बाहर निकाला तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक बाज हवा के झोंकों पर सवार होकर ऊपर की ओर झपटा, जैसे एक सर्फर लहरों पर सवार होता है, और उसने इसे भी देखा। मैं सराहना करने लगा कि उसने बोडलियन में जीवों को कैसे संभाला था। इस क्षेत्र में ऐसा कोई जीवित प्राणी नहीं था जिसे उसने केवल कुछ मिनटों के अवलोकन के बाद खोजा, पहचाना और मारने के लिए तैयार न किया हो। मैथ्यू ने घोड़ों को पेड़ों की ओर बढ़ाया, मुझे अन्य जानवरों की गंध और आवाज़ों के बीच में रखकर मेरी उपस्थिति को छिपाया। जब हम आगे बढ़ रहे थे, मैथ्यू ने देखा कि कब बाज के साथ कोई दूसरा पक्षी जुड़ गया या कब एक खरगोश छेद में गायब हो गया और दूसरा उसकी जगह लेने के लिए उछल पड़ा। हमने एक धब्बेदार जानवर को चौंका दिया जो एक बिल्ली की तरह दिख रहा था, जिसकी लंबी धारीदार पूंछ थी। मैथ्यू के शरीर की पिच से यह स्पष्ट था कि वह उसका पीछा करना चाहता था, और अगर वह अकेला होता तो हिरन की ओर मुड़ने से पहले उसका शिकार कर लेता। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें एनिमा के उछलते हुए रूप से हटाईं। मैदान के निचले हिस्से से जंगल के किनारे तक पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया। जब हम शीर्ष पर पहुंचे, तो मैथ्यू ने अपना चेहरा आगे की ओर करके उतरना शुरू किया। उसने डाहर की पीठ पर जोरदार तमाचा मारा और घोड़ा आज्ञाकारी ढंग से झुका और घर की ओर चल पड़ा। मैथ्यू ने इन युद्धाभ्यासों के दौरान राकासा की लगाम नहीं छोड़ी थी और उसने अब भी उसे नहीं छोड़ा। वो उसे जंगल के किनारे ले गया और एक गहरी सांस ली, हर सुगंध को महसूस किया। बिना किसी आवाज के उसने हमें कम उगने वाले बच के एक छोटे से घने जंगल में डाल दिया। पिशाच ने दोनों घुटनों को मुड़कर ऐसी मुद्रा में झुक गया जो लगभग 4 मिनट के बाद किसी इंसान के लिए बहुत कष्टदायक हो सकती थी।
मैथ्यू ने इसे लगभग 2 घंटे तक पकड़े रखा। मेरे पैर सुन्न हो गए और मैंने स्टिमप्स में अपने टखनों को मुड़कर उन्हें जगाया। मैथ्यू ने अपने शिकार करने के तरीके और अपनी मां के शिकार करने के तरीके के बीच के अंतर को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया था। यूसेबियो के लिए यह मुख्य रूप से जैविक जरूरत को पूरा करने के बारे में था। उसे खून की जरूरत थी, जानवरों के पास खून था और वो उनसे जितना संभव हो सके उतना कुशलता से लेती थी, बिना इस बात का पछतावा किए कि उसके जीवित रहने के लिए किसी दूसरे प्राणी की मृत्यु की आवश्यकता है। हालांकि उसके बेटे के लिए ये स्पष्ट रूप से अधिक जटिल था। उसे भी उनके खून से मिलने वाले शारीरिक पोषण की जरूरत थी। लेकिन मैथ्यू को अपने शिकार के साथ एक ऐसा रिश्ता महसूस होता था जिसने मुझे भेड़ियों के बारे में उनके लेखों में पाए गए सम्मान के लहजे की याद दिला दी। मैथ्यू के लिए शिकार मुख्य रूप से रणनीति के बारे में था, अपनी जंगली बुद्धि को किसी ऐसी चीज के खिलाफ खड़ा करने के बारे में जो दुनिया को उसी तरह सोचती और महसूस करती थी। उस सुबह बिस्तर पर हमारे खेल को याद करते हुए मेरी आंखें अचानक इच्छा के झटके से बंद हो गईं। मैं उसे यहाँ जंगल में भी उतना ही चाहती थी जब वो किसी चीज को मारने वाला था, जैसा कि मैं इस पल में चाहती थी, और मुझे समझ में आने लगा कि मैथ्यू को मेरे साथ शिकार करने के बारे में क्या चिंता थी। अस्तित्व और कामुकता उन तरीकों से जुड़े हुए थे जिन्हें मैंने अब तक कभी नहीं समझा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी और बिना रुके मेरे पास से चला गया। उसका शरीर जंगल के किनारों पर घूमता रहा। जब मैथ्यू पहाड़ी के पार चला गया तो हिरन ने अपना सिर उठाया, ये देखने के लिए उत्सुक कि यह अजीब प्राणी क्या है। हिरन को मैथ्यू को खतरा मानने में सिर्फ कुछ सेकंड लगे, जबकि मुझे इससे ज्यादा समय लगा होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे हिरन के लिए भी वही चिंता महसूस हुई जो मुझे यूसेबियो के हिरन के लिए थी। हिरन ने तुरंत कार्रवाई की और पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन मैथ्यू तेज था और उसने जानवर को उस जगह से पहले ही काट दिया जहां मैं छिपा हुआ था। उसने उसे पहाड़ी पर चढ़ाया और वापस रिज के पार ले गया। हर कदम के साथ मैथ्यू करीब आता गया और हिरन और भी ज्यादा चिंतित होता गया। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, मैंने चुपचाप कहा, उम्मीद है कि हिरन मेरी बात सुन लेगा। उसे ऐसा करने की जरूरत है। वो ये सब मनोरंजन के लिए या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता। वो जिंदा रहने के लिए ऐसा करता है। रकासा का सिर घूम गया और वो घबराई हुई नजरों से मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए अपना हाथ नीचे किया और अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। मैंने हिरन से कहा, चुप रहो, भागना बंद करो, तुम भी इस जीव से आगे निकलने के लिए पर्याप्त तेज नहीं हो। हिरन की गति धीमी हो गई, वह लड़खड़ाते हुए जमीन में एक छेद पर जा गिरा। वह सीधे मेरी ओर दौड़ रहा था, मानो वह मेरी आवाज सुन सकता हो और उसके स्रोत तक उसका पीछा कर रहा हो। मैथ्यू ने हाथ बढ़ाकर हिरन के कूल्हों को पकड़ लिया और उसका सिर एक तरफ मोड़ दिया। हिरन अपनी पीठ के बल गिर पड़ा, उसकी कमर थकान से फूल रही थी। मैथ्यू ने अपने घुटनों पर बैठकर उसके सिर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया, झाड़ी से लगभग 20 फीट दूर। हिरन ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लात मारने की कोशिश की। मैंने दुखी होकर कहा, छोड़ दो, अब समय आ गया है। ये वह प्राणी है जो तुम्हारी जान ले लेगा। हिरन ने हताशा और डर से आखिरी किक मारी और फिर शांत हो गया। मैथ्यू ने अपने शिकार की आंखों में गहराई से देखा, मानो काम खत्म करने की अनुमति का इंतजार कर रहा हो। फिर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि काले और सफेद रंग के धुंधलेपन के अलावा कुछ भी नहीं देखा और उसने हिरन की गर्दन पर जोर से वार किया। जैसे ही उसने खाना खाया, हिरन की जान चली गई और मैथ्यू में ऊर्जा का संचार हुआ। हवा में लोहे की एक साफ गंध थी, हालांकि खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। जब हिरन की जीवन शक्ति खत्म हो गई तो मैथ्यू चुपचाप शव के पास घुटनों के बल बैठा रहा और अपना सिर झुकाए रहा। मैंने राकासा को लात मारकर चलने के लिए मजबूर किया। मैथ्यू की पीठ अकड़ गई। मेरे पास आते ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें हल्के भूरे हरे रंग की थीं और संतुष्टि से चमक रही थीं। मैंने अपने बूट से फसल को बाहर निकाला और उसे विपरीत दिशा में जितना हो सका फेंका। वह झाड़ियों में जा गिरी और बुरी तरह से झाड़ियों में उलझ गई।
मैथ्यू ने दिलचस्पी से देखा, लेकिन ये खतरा कि वो मुझे हिरन समझ सकता था, साफ टल गया था। मैंने जानबूझकर अपना हेलमेट उतार दिया और अपनी पीठ को झुकाकर नीचे उतर गया। अब भी मुझे उस पर भरोसा था, हालांकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। अपना हाथ हल्के से उसके कंधे पर रखते हुए मैं घुटनों के बल बैठ गया और हेलमेट को हिरन की घूरती आंखों के पास रख दिया। तुम्हारा शिकार करने का तरीका यसाबेउ से बेहतर है। मुझे लगता है कि हिरन भी ऐसा ही करते हैं। मेरी माँ कैसे मारती है कि यह मुझसे इतना अलग है। मैथ्यू का फ्रेंच उच्चारण मजबूत था और उसकी आवाज़ सामान्य से भी अधिक तरल और सम्मोहक लग रही थी। उसकी गंध भी अलग थी। वह जैविक ज़रूरत के कारण शिकार करती है, मैंने सरलता से कहा। तुम शिकार करते हो क्योंकि यह तुम्हें पूरी तरह से जीवित महसूस कराता है। और तुम दोनों एक समझौते पर पहुंच गए, मैंने स्लेग की ओर इशारा किया। वह पूरी तरह से शांत था। सोचो, अंत में मैथ्यू ने मेरी तरफ ध्यान से देखा, मेरी त्वचा पर बर्फ जम गई थी। क्या तुम इस हिरन से बात कर रहे थे जैसे तुम बाल्थासर और राकासा से बात कर रहे हो? मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर तुम्हें इसी बात की चिंता है, मैंने जल्दी से कहा। मारना तुम्हारा था। शायद ऐसी बातें पिशाचों के लिए मायने रखती थीं। मैथ्यू कांप उठा। मैं इसको नहीं रखता। उसने अपनी आंखें हिरन से हटाईं और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ऐसी सहज हरकतों में से एक में जिससे उसे स्पष्ट रूप से पिशाच के रूप में पहचाना जा सकता था। एक लंबा, पतला हाथ नीचे बढ़ा। आओ, जमीन पर घुटने टेकने से तुम्हें ठंड लग रही है। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और खड़ा होकर सोचने लगा कि हिरन के शव को कौन हटाएगा। जॉर्जेस और मार्थे का कोई संयोजन ही सही होगा। राक्षस संतुष्ट होकर घास खा रहा था, उसे पास में पड़े मरे हुए जानवर की कोई चिंता नहीं थी। मैं बेवजह भूखा था। मैंने चुपके से पुकारा, राकासा। उसने ऊपर देखा और चली आई। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं खा लूं? मैंने झिझकते हुए पूछा। मुझे नहीं पता था कि मैथ्यू की प्रतिक्रिया क्या होगी। उसका मुंह फड़क उठा। नहीं, आज तुमने जो कुछ देखा है, उसे देखते हुए मैं कम से कम ये तो देख ही सकता हूँ कि तुम सैंडविच खा रहे हो। कोई अंतर नहीं है, मैथ्यू। मैंने राकासा के सैडलबैग का बकल खोला और चुपचाप धन्यवाद कहा। मार्थे, भगवान उसे आशीर्वाद दे, उसने पनीर सैंडविच पैक किए थे। मेरी भूख शांत हुई। मैंने अपने हाथों से टुकड़ों को झाड़ दिया। मैथ्यू मुझे बाज की तरह देख रहा था। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? उसने धीरे से पूछा। क्या बात है? मैंने पहले ही उससे कह दिया था कि मुझे हिरन की कोई परवाह नहीं है। ब्लेंका और लुकास। बहुत समय पहले मेरी शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। मुझे ब्लेंका से जलन हो रही थी, लेकिन मैथ्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों या कैसे। मैंने अपने विचारों और भावनाओं को इकट्ठा किया और उन्हें कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की जो सच हो और उसके लिए समझ में आए। मुझे किसी भी प्राणी, जीवित या मृत, के साथ आपके द्वारा साझा किए गए प्रेम के एक पल से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जोर देकर कहा, जब तक आप इस पल मेरे साथ रहना चाहते हैं। बस इसी क्षण। उसने पूछा। उसकी भौं प्रश्नवाचक चिन्ह में उठ गई। यही एकमात्र क्षण है जो मायने रखता है। ये सब बहुत सरल लग रहा था। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे जितना लंबा जीवन जीता है, उसका कोई अतीत नहीं होता, मैथ्यू। तुम एक भिक्षु नहीं थे, और मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा कि तुमने इस दौरान किसे खो दिया। जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तो तुम्हें पहले कैसे प्यार नहीं मिला? मैथ्यू ने मुझे अपने दिल के पास समेट लिया। मैं उत्सुकता से आगे बढ़ा, खुश था कि दिन भर का शिकार आपदा में समाप्त नहीं हुआ था और उसका गुस्सा कम हो रहा था। यह अभी भी धुंधला था, यह उसके चेहरे और कंधों पर बनी हुई जकड़न से स्पष्ट था। लेकिन अब ये हमें घेरने की धमकी नहीं दे रहा था। उसने अपनी लंबी उंगलियों में मेरी ठुड्डी को पकड़ा और मेरे चेहरे को अपनी ओर झुकाया। क्या तुम्हें बहुत बुरा लगेगा यदि मैं तुम्हें चूम लूं? जब मैथ्यू ने पूछा तो उसने एक क्षण के लिए नजरें फेर लीं। बिल्कुल नहीं, मैं पंजों के बल खड़ी हो गई ताकि मेरा मुंह उसके मुंह के करीब हो जाए। फिर भी वो हिचकिचाया, इसलिए मैंने आगे बढ़कर अपने हाथ उसकी गर्दन के पीछे पकड़ लिए।
मूर्ख मत बनो, मुझे चूमो। उसने ऐसा किया, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन दृढ़ता से। खून के आखिरी निशान अभी भी उसके होठों पर थे, लेकिन यह न तो डरावना था और न ही अप्रिय। ये सिर्फ मैथ्यू था। तुम्हें पता है कि हमारे बीच कोई बच्चा नहीं होगा, उसने मुझे अपने पास खींचते हुए कहा। हमारे चेहरे लगभग एक दूसरे से मिल रहे थे। पिशाच पारंपरिक तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? बच्चे पैदा करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। बच्चे ऐसी चीज नहीं थे जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा था। यसाबेउ ने तुम्हें बनाया है और तुम उससे कम ही जुड़े हो जितना लुकास तुम्हारे और ब्लैंका के थे। और दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। मुझे वह पल याद आया जब सारा और एम ने मुझसे कहा था कि मेरे माता पिता चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। अगर हम चाहें तो हम उन्हें एक पूरी मंडली में रख सकते हैं। मैंने कई सालों से कोई वैम्पायर नहीं बनाया है, उसने कहा। मैं अभी भी इसे मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप यह नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार बड़ा हो जाए। पिछले 3 सप्ताहों में मेरा परिवार दोगुना हो गया है, जिसमें आप, मार्थे और यसब्यू भी शामिल हैं। मुझे नहीं पता कि मैं और कितना परिवार संभाल पाऊंगा। आपको उस संख्या में एक और जोड़ना होगा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, तुम में से और भी हैं। ओह, हमेशा और भी होते हैं, उसने रूखेपन से कहा। आखिरकार पिशाच वंशावली चुड़ैल वंशावली से कहीं ज्यादा जटिल होती है। हमारे 3 तरफ से खून के रिश्ते हैं, सिर्फ 2 नहीं। लेकिन यह उस परिवार का सदस्य है जिससे तुम पहले ही मिल चुकी हो। मार्कस, युवा अमेरिकी पिशाच और उसके ऊंचे ऊंचे बूटों के बारे में सोचते हुए उसने पूछा। मैथ्यू ने सिर हिलाया। उसे तुम्हें अपनी कहानी खुद बतानी होगी। मैं अपनी माँ की तरह मूर्तिभंजक नहीं हूँ, हालांकि मुझे एक चुड़ैल से प्यार हो गया था। मैंने उसे 200 साल से भी पहले बनाया था, और मुझे उस पर और उसने अपने जीवन में जो कुछ किया है, उस पर गर्व है। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि वह प्रयोगशाला में मेरा खून ले, मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह आपका बेटा है, आप उसे मेरे साथ क्यों नहीं सौंप सकते? माता पिता को अपने चिकनिन पर भरोसा करना चाहिए। वह मेरे खून से बना है, मेरी प्रिय, मैथ्यू ने कहा, एक ही समय में धैर्यवान और अधिकारपूर्ण दिखते हुए। अगर मैं तुम्हें इतना अनूठा पाता हूँ, तो वह क्यों नहीं होगा? याद रखें, हम में से कोई भी खून के लालच से अछूता नहीं है। मैं उस पर किसी अजनबी से ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन जब कोई पिशाच तुम्हारे बहुत करीब होगा तो मैं कभी भी पूरी तरह से सहज नहीं हो पाऊंगा। मार्थे पर भी नहीं। मैं हैरान था। मुझे मार्थे पर पूरा भरोसा था, यहाँ तक कि मार्थे भी नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। हालांकि तुम वास्तव में उसकी पसंद की नहीं हो। वो कहीं अधिक ताकतवर प्राणियों से खून पीना पसंद करती है। आपको मार्थे या यसाबेउ के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी उतना ही दृढ़ था। मेरी माँ से सावधान रहना, मैथ्यू ने चेतावनी दी। मेरे पिता ने मुझे कभी भी उनसे मुंह मोड़ने के लिए नहीं कहा था, और वह सही थे। वो हमेशा से ही चुड़ैलों से मोहित और ईर्ष्यालु रही हैं। सही परिस्थितियां और सही मूड होने पर उसने अपना सिर हिलाया, और फिर फिलिप के साथ जो हुआ, वह हुआ। मैथ्यू जम गया। मैं अब कुछ चीजें देख रहा हूँ, मैथ्यू। मैंने देखा कि यसब्यू ने तुम्हें उन चुड़ैलों के बारे में बताया जिन्होंने तुम्हारे पिता को पकड़ लिया था। उसके पास मुझ पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसने मुझे अपने घर में आने दिया। असली खतरा मंडली है, और अगर तुम मुझे पिशाच बना दोगे तो उनसे कोई खतरा नहीं होगा। उसका चेहरा काला पड़ गया। मेरी माँ और लारे उचित विषयों पर लंबी बातचीत करने जा रहे हैं। आप पिशाचों की दुनिया को मुझसे दूर नहीं रख सकते। मैं इसमें हूँ। मुझे ये जानना है कि यह कैसे काम करता है और इसके नियम क्या हैं। मेरा गुस्सा भड़क उठा, मेरी बाहों से होते हुए मेरे नाखूनों तक पहुंच गया, जहां से यह नीली आग की लपटों में बदल गया। मैथ्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम ही एकमात्र डरावने प्राणी नहीं हो, है न? मैंने अपने उग्र हाथों को हमारे बीच तब तक हिलाया जब तक पिशाच ने अपना सिर नहीं हिला दिया। तो वीरता दिखाना बंद करो और मुझे अपना जीवन साझा करने दो। मैं सर लैंसलॉट के साथ नहीं रहना चाहता।
खुद बनो मैथ्यू क्लेयरमोंट। अपने तीखे पिशाच दांतों और अपनी डरावनी माँ, खून से भरी अपनी टेस्ट ट्यूब और अपने डीएनए, अपने क्रोधी धौंस और अपनी पागल कर देने वाली गंध की भावना के साथ। जब मैंने सब कुछ उगल दिया, तो नीली चिंगारियां मेरी उंगलियों से दूर चली गईं। वे मेरी कोहनी के आसपास कहीं इंतजार कर रही थीं, ताकि अगर मुझे फिर से उनकी जरूरत पड़े तो वे मुझे न मिलें। मैं करीब आता हूँ, मैथ्यू ने बातचीत करते हुए कहा, जैसे कि समय या तापमान पूछ रहा हो। क्या तुम फिर से नीली हो जाओगी, या अभी के लिए बस इतना ही है? मुझे लगता है कि फिलहाल मेरा काम पूरा हो गया है। तुम्हें क्या लगता है? उसकी भौं फिर उठी। मैं पूरी तरह नियंत्रण में हूँ, मैंने और अधिक दृढ़ता के साथ कहा, ऑक्सफोर्ड में उसके गलीचे में छेद को अफसोस के साथ याद करते हुए। मैथ्यू ने एक झटके में मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उफ, मैंने शिकायत की जब उसने मेरी कोहनी को मेरी पसलियों में दबा दिया। और तुम मुझे सफ़ेद बाल देने जा रहे हो? वैसे तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे पटाखे जैसे हाथ और तुम्हारी असंभव बातें, जो पिशाचों के बीच असंभव मानी जाती हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो आखिरी बार सुरक्षित रहे, मैथ्यू ने मुझे अच्छी तरह से चूमा। जब वह समाप्त हो गया, तो मैं शायद ही कुछ कह पाऊं, चाहे वह आश्चर्यजनक हो या अन्यथा। मेरा कान उसके स्टेमम पर टिका हुआ था, धैर्यपूर्वक उसके दिल की धड़कन को सुन रहा था। जब वह धड़का, तो मैंने उसे एक संतुष्ट आलिंगन दिया, खुश था कि मैं अकेला नहीं था जिसका दिल भर गया था। तुम जीत गई, माँ वेलेंटे फिले, उसने मुझे अपने शरीर से सटाते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम पर इतना दबाव न डालूं। और तुम्हें ये कम नहीं समझना चाहिए कि पिशाच कितने खतरनाक हो सकते हैं। जब हम उसके इतने करीब थे, तो खतरे और पिशाच को एक ही विचार में रखना मुश्किल था। राकासा ने हमें भोग विलास से देखा, उसके मुंह के दोनों तरफ घास उग रही थी। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? मैंने अपना सिर पीछे करके उसकी ओर देखा। आप पूछ रहे हैं कि क्या मुझे और अधिक शिकार करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर है नहीं। राकासा फटने वाली है। वो काफी समय से घास खा रही है, और वो हम दोनों को नहीं पकड़ सकती। मेरे हाथों ने मैथ्यू के कूल्हों और नितंबों का जायजा लिया। उसकी सांस गले में अटक गई और उसके मुंह से एक अलग तरह की घुरघुराहट जैसी आवाज निकली जो गुस्से में निकलने वाली आवाज से बिल्कुल अलग थी। तुम सवारी करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने एक और गहन चुंबन के बाद सुझाव दिया। चलो हम दोनों चलते हैं। घंटों काठी पर बैठने के बाद मैं राकासा पर वापस चढ़ने के लिए उत्सुक नहीं था। शाम ढल चुकी थी जब मैथ्यू हमें महल के दरवाजे से वापस ले गया। सैप्ट टूज जल रहा था, हर दिया मौन स्वागत में जल रहा था। घर, मैंने कहा, ये दृश्य देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैथ्यू ने घर की बजाय मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। घर,